नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला में आज बात होगी विपक्ष के हल्ला बोल की। जी हां, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस सड़कों पर है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता से लेकर पूरा गांधी परिवार सड़कों पर नजर आया। वहीं बीजेपी का कहना है क्योंकि कांग्रेस के पास करने को कुछ नहीं, इसीलिए प्रदर्शन कर रही है। अब देखना होगा सरकार इन मुद्दों पर खुद को कैसे डिफेंड करती है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज पूरे देश में कांग्रेस का हल्ला बोल देखा गया। महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सुबह से ही संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता, बड़े नेता और पूरा गांधी परिवार इस बार सड़कों पर नजर आया। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वो अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकली, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। नतीजतन वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गयी। वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस ने महंगाई, अग्निपथ योजना और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश की मनोहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राजभवन का घेराव किया। महंगाई और बेरोजगारी से जो लोग परेशान हैं, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये विधानसभा में मामला उठाओगे आज के बाद? उठाएंगे, जो है मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी जो है आज ऐसी समस्या जिससे हर व्यक्ति जुड़ रहा है। आज के घेराव से सरकार पर दबाव बनेगा। कुलदीप बिश्नोई ने चैलेंज किया आपको चुनाव में, वो कह रहे हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? सरकार को एक पार्टी को देश साबित करने की जो कोशिश हो रही है ना, उसके खिलाफ ये हमारा संघर्ष। आज संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, आप भी उतरे पूरे देश में जी कांग्रेस पूरे देश में आज सड़कों पे है। और जब तक इस ढोंगी राष्ट्रवादी पार्टी का बेड़ा हम पार नहीं कर देते, इसको तड़ी पार, जैसे पहले तड़ी पार हुए थे ना, ये ऐसे इनको तड़ी पार करने के बाद ही शांति से बैठेंगे। तो क्या लगता है लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अग्निपथ योजना करके युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सड़क पर उतरकर बढ़ती महंगाई का विरोध करेंगे, अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे, बढ़ती बेरोजगारी पे काबू पाए, इसका विरोध करने के लिए पूरे देश में आज प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई हिंदुस्तान की जनता पे, हरियाणा की जनता पे लाद रखी है और महंगाई बढ़ा के केंद्र सरकार सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ पे ही 8 लाख करोड़ प्रति साल जो है अपनी जेब में डाल रही है, जनता पे बोझ बन रहा है। गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, किसान हो, सब वर्ग हैं वो इसका दंश झेल रहे हैं। 8 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार मानसून सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी ने ढोंग बताया। अब देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों को लेकर खुद को कैसे डिफेंड करती है। हर खबर ब्यूरो। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका सबसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अमित नेहरा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और भूपेंद्र गेलावत जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विजेंद्र रेड्डू जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर के इस डिबेट शो में। किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के पास जाने से पहले मैं अमित नेहरा आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं और आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। ये जो माहौल बना हुआ है आज देश में,
विपक्ष की तरफ से सड़कों पर हल्ला बोल देखा जा रहा है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अन्य मुद्दे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो वहीं सरकार का कहना है, सरकार अपनी जो है यहाँ पर सफाई देती हुई नजर आ रही है कि ये तो वैश्विक समस्या है ना, अगर महंगाई है तो ये पूरे विश्व के लिए है। अगर पूरे विश्व पर हम नजर डालते हैं तो जर्मनी, अमेरिका में 9.1 महंगाई दर है, ब्रिटेन में 9.4% महंगाई दर है, स्पेन में 10.8% महंगाई दर है। और उसके पीछे कारण भी वो बताती है, रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड काल, ऐसे में लॉकडाउन लगा, मौसम की मारी, तमाम जो है सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं। आप बताइए, एक आम इंसान के लिए फिलहाल किस तरीके से क्या कुछ माहौल देश में है? अमित नेहरा। देखिए मोनिका, मैं तो ये कहूंगा विपक्ष के बारे में, बहुत देर करती हुजूर आते आते जी 8 साल हो गए। देश का नागरिक जो है वो विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका को देखने के लिए तरस गया था, ठीक है ना। लेकिन अच्छी बात है भाई, आज जो प्रदर्शन हुआ है इससे लोकतंत्र की मजबूती के संकेत मिले हैं। देखिए विपक्ष का धर्म ये होता है कि वो आम आदमी की समस्याओं को उठाए, बेरोजगारी को उठाए, भय को उठाए, भ्रष्टाचार को उठाए, ठीक है ना। और जितना भी तमाम जो बैड गवर्नेंस है उसके मसले उठाए, तो उससे लोकतंत्र मजबूती होता है। आप अगर देखें नजर उठा के 2012-13 में जो बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, वे उन्होंने महंगाई पे कितने प्रदर्शन किए थे, कितनी रैलियां की थी, किस हिसाब से की थी, ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसका उनको फल भी मिला, अंततः उनको गद्दी मिली। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत जरूरी है, और ये जो टाइमिंग है महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने की, ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं विपक्ष की, आप कह रहे हैं, क्योंकि ईडी के छापे लग रहे हैं और तमाम जो चीजें हैं वो दिख रही, तो ऐसे में इसीलिए आप कह रहे हैं कि अब विपक्ष की तरफ से ये प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं लेट आप दिखा रहे हैं। नहीं देखिए, ये मोनिका, ये जो प्रदर्शन है, धरना है, जो लोक की आवाज है, जनता की आवाज है, ये जिस दिन से विपक्ष में आई कांग्रेस, उसी दिन से शुरू कर देना चाहिए था। देखिए, एक ओम प्रकाश चौटाला जब सक्रिय राजनीति में थे तो एक बात कहते थे मोनिका, कि जो इनेलो की जो फौज है, इनेलो के जो सैनिक है, वो कभी बैरकों में नहीं जाते, जो सैनिक है वो कभी बैरकों में नहीं जाते। तो ये एक भाव है उनका। कहने का मतलब ये था कि कोई भी जो पार्टी होती, पॉलिटिकल पार्टी, उसको एक्टिव रहना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। सत्ता पक्ष में हो तो वो गुड गवर्नेंस के लिए कदम उठाए, ठीक है ना। अगर वो विपक्ष में है तो जनता के मुद्दे उठाए। इसमें किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस को अब सुध आई है 8 साल के बाद। पिछले 8 साल में हमने कोई ज्यादा बड़ा प्रदर्शन नहीं देखा। हालांकि ज्यादा बड़ा प्रदर्शन तो आज भी नहीं था, मैं ये कहूंगा। लेकिन अगर ये टेम्पो काफी सालों के बाद, ये बड़े पैमाने पे होता है, तो मैं अमित जी, काफी सालों के बाद कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर हम कांग्रेस को एक देख रहे थे। देखिए, पूरा गांधी परिवार सड़कों पर था आज। हाँ, वो अच्छी बात, मैंने ये शुरू में ही कह दिया था कि बहुत देर करती हुजूर आते आते। ये चीज जो है ये शुरू दिन से ही हो जानी चाहिए थी। जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाना चाहिए। इसमें चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो, चाहे बीजेपी विपक्ष में हो। तो क्या लगता है सर आपको, ये टाइमिंग क्यों चुनी गई विपक्ष की तरफ से? उठाए जाने चाहिए। क्या लगता है अमित नेहरा जी, ये टाइमिंग क्यों चुनी गई? देखिए मोनिका, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं। हाँ, लेकिन इसमें ये कहा जा सकता है, अगर विश्लेषण करें कि भाई ठीक है, कांग्रेस आलाकमान के ऊपर दबाव है, ईडी का दबाव है, बाकी तमाम तरह की चीजों का दबाव है, तो हो सकता है उन्होंने ये समय चुना हो। लेकिन हम इस पे ज्यादा एक अथॉरिटी वे पे, एक आधिकारिक रूप से हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये समय चुना। हाँ, लेकिन जो उन्होंने किया वो एक लोकतंत्र के स्वस्थता का परिचायक है। ठीक है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। बजरंग दास जी, बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते, अमित नेहरा जी कह रहे हैं। हालांकि वो किसी पार्टी से नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक है।
क्या आपको नहीं लगता है कि ये चीजें पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए थी? महंगाई, क्या अब आपको याद आई कि महंगाई बढ़ी है? मोनिका जी, जहां तक नेहरा जी की बात आपने कही, मेरे मित्र है, मेरे साथी है, और यहाँ तक कि जो महंगाई का सवाल है, कांग्रेस ने कोई आज पहली बार प्रदर्शन नहीं किया। चाहे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हो, गैस रसोई गैस सिलेंडर के रेट बढ़े हो, महंगाई का मामला था, खराब कानून व्यवस्था का मामला था, बेरोजगारी का मामला था, हर एक मुद्दे के ऊपर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, प्रदेश स्तर के ऊपर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती आ रही है, धरने प्रदर्शन सड़कों पर उतरी है। आज जो पहली बार नहीं कि पहली बार उतरी है। और जहां तक कि महंगाई का सवाल है, आपके सामने है, गरीब व्यक्ति आज ऐसी स्थिति है, 2 वक्त की रोटी दाल सब्जी के साथ खा नहीं सकता। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि 250 रुपए गैस सिलेंडर देंगे और पेट्रोल डीजल के रेट कम करेंगे, खाद्य वस्तुओं के रेट कम करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे। अब आपके सामने है, आज हर एक व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए 3 आइटम जरूरत का सामान होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तीनों आइटम पर आ जाता हूं मैं। आज रोटी का स्थिति आप में, खाद्य वस्तु में अनाप शनाप महंगी, अनाप शनाप टैक्स। जिस मान लो आपके सामने है, कपड़े पर, यहाँ तक कि खुला आटा पर, चावल पर, और ये दूध पर, दही पर, चीनी पर, कभी देश, जब से देश आजाद हुआ, कभी टैक्स नहीं लगा। इस सरकार ने पहली बार इन वस्तुओं को जीएसटी लगा दिया। और जहां तक मकान बनाने का सवाल है, मकान बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, सरिया चाहिए, उनकी कीमतें यानी कि 70% कीमतें बढ़ चुकी है। जिस लेबर जो था, लेबर पर कभी टैक्स नहीं था। आज इन्होंने जो बिल्डिंग मटेरियल, जो मिस्त्री काम करता है, ठेकेदार काम करता है, 18% उस लेबर पर भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया। जिस सरिया जो था, जिस पे 5% टैक्स होता था, उस पे 18% जीएसटी लगा दिया। ईंट भट्टे पर 12%, ईंट जो बनती उस पर 12% टैक्स लगा दिया। ये तो मकान की बनाने की स्थिति है। तन ढकने के लिए कपड़ा, उस पर टैक्स लगा दिया। खाने की वस्तुओं पर अनाप शनाप टैक्स लगा दिया। जो गैस सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर 2014 के अंदर लगभग, जब महंगाई को लेकर विचार विमर्श करने की बारी आती है, तो संसद से क्यों वॉकआउट कर लेता है विपक्ष? क्यों नहीं विचार विमर्श होता है? मोनिका जी, कहाँ कौन सी आपने विपक्ष देख लिया, कौन सा लोकसभा देखी है? तो इस मुद्दे पर थोड़ी करा है। बार बार विपक्ष, तो जितनी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टी है, सभी ने महंगाई में के ऊपर बहस करने की कोशिश की, बार बार मुद्दा उठाया, मगर सरकार इस मुद्दे पर आना ही नहीं चाहती थी, बार बार महंगाई में बहस करना ही नहीं चाहती थी। वो तो बार बार विपक्ष तोड़ा हुआ था, कांग्रेस तोड़ी हुई थी एक बहस करने के लिए। बहस का मुद्दा कब आया? आखिरी दिनों के अंदर इन्होंने कहा भी चलो एक दिन बहस कर लेते हैं। आपके सामने पहले दिन ही मतलब उन्होंने कहा महंगाई पर, बेरोजगारी पर बहस करने का प्रस्ताव लेके आए, मगर वहां लोकसभा में, राज्यसभा में उसकी मंजूरी, बहस की मंजूरी नहीं मिली। और यहाँ तक कि आप देखिए, आज हरियाणा में, देश के अंदर हालात क्या है, आप सारी दुनिया, सारी जनता सड़कों पर है। इन्होंने क्या वादा किया था 2014 में? मैं जवाब ले लेती हूं। साल युवाओं को, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दे दिया रोजगार, रोजगार छीन और लिया। इनके राज के अंदर तो व्यापार उद्योग घटा है, उद्योग बंद हुए हैं, उद्योग पलायन हुए हैं, लाखों लोग हरियाणा के अंदर बेरोजगार हुए हैं। रोजगार देने की चलिए मैं जवाब ले लेती हूं। बहुत दूर रही है मोनिका जी ये स्थिति हरियाणा के अंदर। बजरंग जी, मैं जवाब की बात कर रहा हूँ आपके नाम। ठीक है, अब आपने अपनी पूरी बात की, बीच में आपको किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब जब कोई और बोलेगा तो आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है बजरंग जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है? भूपेंद्र जी, उम्मीद है रुके रहेंगे। हाँ, कई सारे बड़े आरोप, बताइए सर, जवाब दीजिए विपक्ष का। तो आपने जो बजरंग दास जी पे बैन लगा दिया, ये आपने सचिन को आदेश दिया है और ये उसका उल्लंघन करेंगे, मानने वाले नहीं है।
और मानेंगे तो अच्छी बात। नहीं, ये संसद थोड़ी ना है कि वॉकआउट कर जाएंगे या बीच में बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। देखिए, बोलिए। आज जो इन्होंने महंगाई का बहाना लेकर प्रदर्शन किया है, इनको ये प्रदर्शन जब महंगाई बढ़ी तो करना चाहिए था। ये कल और परसों जब आईडी की रेट पड़ी है नेशनल हार्ट के और ये यंग इंडिया लिमिटेड और एसोसिएट जनरल लिमिटेड के ऑफिस में, और जहाँ हवाला के जरिए पैसा भेजने के कुछ सबूत मिले, कुछ दूसरे सबूत मिले। ये महंगाई तो एक बहाना है। ठीक है। ये जेल से बचने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनको प्रेशराइज करने का काम ये लोग कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हम सड़कों पे उसको प्रेशराइज करें ताकि वो जांच जो है वो प्रभावित हो। और हरियाणा में भी और दूसरी जगह भी देखिए मोनिका जी, वैसे तो ये इंक्वायरी राहुल और सोनिया जी के खिलाफ है, लेकिन पहले इनके जो वित्त मंत्री थे वो भी जमानत पर हैं। हरियाणा में भूपेंद्र जी का वॉइस कम आ रहा है, इनका वॉइस ठीक कीजिए। ठीक है, बोलिए भूपेंद्र जी। ये सब लोग इसलिए सड़कों पर आ गए, इनको पता है आज सोनिया जी अंदर जाएंगे, कल राहुल जी जाएंगे, तो परसों भूपेंद्र हुड्डा भी जाएंगे और दूसरे लोग भी जाएंगे। ये कहते हैं कि सारे जो लुटेरे थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सब इकट्ठे हो गए, झुंड के रूप में सड़कों पर आ गए। इनका ना महंगाई से कोई वास्ता है, ना कोई बेरोजगारी से वास्ता है, और ये सिर्फ जांच को प्रभावित करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए ये लोग ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। और इनका ये जो जमीन है वो पूरी तरह से खिसक गई है, इनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है और ये छटपटा रहे हैं, और इनका जहाज डूबने वाला है। इनके जहाज में कोई नहीं रहेगा, उतर के सब भागने का काम कर रहे हैं और ये अकेले खड़े रह जाएंगे। देखिए, हमारी जो एजेंसियां हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आईडी को सारी पावर है, गिरफ्तार करने की भी पावर है, इन्वेस्टिगेशन करने की भी पावर है। एक तो ये बात कहते थे कि हम मिसयूज कर रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारी सरकार इसका मिसयूज कर रही है, तो वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उसको सारी पावर है और वो उस पावर के तहत जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है नेशनल हेड के कार्यालय में और दूसरे कार्यालयों के जब करने की बात आई और उनमें जब आपत्तिजनक दस्तावेज मिले तो ये लोगों को डर है कि कहीं हमारे को 1-2 दिन के अंदर ना ठोक दें, इसलिए सारा झुंड बना करके 100-200 लोग, कोई बहुत बड़ी प्रदर्शन में ज्यादा लोग नहीं थे, जो टिकटार टाइप लोग हैं या कुछ लोग जो घोटालों में सम्मिलित है, वही लोग सड़कों पर आए हैं और उन्होंने प्रदर्शन किया है। इसका महंगाई से दूसरी चीजों से इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। भूपेंद्र जी, आप महंगाई पर भी कुछ बोलिएगा ना? नहीं, देखिए, ये जो मेरे बजरंग भाई ने बात की जीएसटी के बारे में, आपको पता है जीएसटी काउंसिल ही जीएसटी लागू करती है, उसमें विचार होता है। अभी चंडीगढ़ में हमारी जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हुई, ठीक है, उसमें सभी स्टेटों के फाइनेंस मिनिस्टर हाजिर थे और किसी भी प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो कांग्रेस के थे कि दूसरी पार्टी के लोग थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वो सब लोग ये चाहते थे ये जीएसटी लगे और सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से, और एक स्टेट के मिनिस्टर ने तो एग्री किया कि हाँ हमने विरोध नहीं किया। सब लोग ये चाहते हैं, अंदर ये कोई और बात करते हैं, बाहर आके सड़कों पर ये कोई और बात करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये इनकी दोगली नीति है, दोगलापन है। ठीक है, ठीक है, बजरंग दास जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं विजेंद्र जी आपके पास आती हूँ। आज बहुत धैर्य रखा आपने सर, काबिल तारीफ आपका धैर्य आज। नहीं, देखिए, मेरे भूपेंद्र सीनियर साथी है, एक खास बात इनमें जरूर है, सरकार का पक्ष बड़े अच्छे ढंग से रखते हैं। पर एक ही बात पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा बीईडी के डर से भ्रष्टाचार थे, भ्रष्टाचारी लोग ही थे। पूरे देश के अंदर सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है। 8 साल से इनका सरकार हो गया, 8 साल से देश के अंदर एक भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीबीआई ने, ईडी ने कोई कार्रवाई की? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ईमानदार, बाकी सारा देश चोर है। और ये कहते हैं जो टैक्स भी हमने सहमति से बढ़ाए, अरे तुमने ये सीमेंट पर, ये सरिया पर, ये जो टैक्सेज बढ़ाए थे, किससे सहमति नहीं थी? आपने जो बार बार आप कहते हैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए,
गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए, किससे सहमति ली थी? कोई सहमति नहीं। ये घर बैठे ने कहते ना खाता भाई, जो भारतीय जनता पार्टी करते वो सही। भूपेंद्र जी तो यही कह रहे हैं ना कि सदन में सहमति बताते हैं और बाहर नाटक करते हैं। नाटक आप देखिए, ये महंगाई के खिलाफ बोल रहे तो भी नाटक, कानून व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे, लाइन ऑर्डर खराब है, हत्याएं हो रही है, तो भी इनको नाटक लगता है। ये तो सिर्फ क्या है, असली मुद्दे को घुमाना चाहती है ताकि जनता की जो समस्याएं हैं, विपक्षी पार्टी, खाली कांग्रेस नहीं और भी विपक्षी पार्टी है, इन लोगों के प्रवक्ता भी बैठे हैं, सभी इनके चाहते हैं कि इनकी आवाज बंद कर दे, इनकी आवाज पर टेप लगा दे, जो भी बोल रहे उनकी 3 संवैधानिक संस्था इनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपके सामने इनसे पूछा तो भूपेंद्र जी से, आप ये बता दो, आपने भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के ऊपर 8 साल में कोई कार्रवाई की क्या? एक का नाम बता दो। सारा देश चर्चा नहीं है ना सर, हम हमेशा चर्चा करते हैं, आप भी जुड़ते हैं, लेकिन आज उस मुद्दे पर चर्चा है ही नहीं। ठीक है, मैं विजेंद्र रेड्डी जी का इन्होंने जिक्र किया, ठीक है, जब मैंने कहा ये भ्रष्टाचारी लोग, मोनिका समझे, ये भ्रष्टाचारी लोग जो ईडी के शिकंजे में है, वो सड़कों पे थे या टिकट लेने वाले कैंडिडेट थे। इसका मतलब ये है, आप समझो बात को, ये कहाँ डिबेट को घुमाना चाहते हैं, ये महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहते, ये तो ईडी के ऊपर घुमा फिरा के, जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे के ऊपर कार्रवाई जो ठोकी और उसको ईडी का छापे मरवाए, ईडी कार्रवाई करी, बाद में अपने साथ मिला लिया, ईमानदार हो गए। कुलदीप बिश्नोई के ऊपर ईडी की कार्रवाई की, इनकम टैक्स से छापे मरवाए, जब तक तो चोर था। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली कल, तो वो आज ईमानदार हो गया। आज तो हम आपके मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ना, आज तो हम आपके मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ना। मोनिका जी जब खुद बात कहेंगे तो जवाब तो दूंगा। उन्होंने खुद कहा भी ईडी के डर से, ईडी से उनका ये कहना है कि ईडी के डर से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। विजेंद्र जी का रुख करूंगी, काफी समय से मैं नहीं गई हूँ विजेंद्र जी के पास। विजेंद्र जी, क्या प्रतिक्रिया इनेलो की तरफ से, जिस तरीके से अब हालांकि इनेलो ने भी प्रदर्शन किया है, सड़कों पर उतरे हैं इनेलो के कार्यकर्ता भी, नेता भी, पेंशन को लेकर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर, अगर जो कैपेबल है उसकी अगर पेंशन कैंसिल कर दी जाती है तो उसमें क्या आपत्ति है? देखा कि बहुत बड़ी आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, ये सामाजिक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जब चौधरी देवीलाल जी 1987 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ये वायदा करके बने थे कि चंडीगढ़ जाते ही पहली कलम से मैं वृद्धावस्था भत्ता लागू करूंगा, और उन्होंने किया। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही वृद्धों की 100 रुपए पेंशन उन्होंने करने का काम किया। और उसके बाद 2000 में जब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया था, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी बातें आई थी कि भाई जो आमदनी है, कई बार एक किसी माँ बाप का बेटा करोड़पति है लेकिन वो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उनको नहीं पूछता, उनको वृद्ध आश्रमों में रहना पड़ता है। तो उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वृद्ध अवस्था पेंशन के साथ जो आय का मामला था उसको हटा दिया था कि इसमें आय का कोई नहीं देखा जाएगा, किसकी कितनी आय है, और ये जो 60 साल की उम्र प्राप्त करेंगे तो उनको ये वृद्धा सम्मान भत्ता मिलेगा, वृद्ध अवस्था की पेंशन मिलेगी। तो देखिए मोनिका जी, वो आज तक चली आ रही थी और समय समय पर बढ़ती गई, लेकिन अब इस सरकार ने क्या किया है, इन्होंने एक नया नियम लेकर किया। इन्होंने कहा कि जिस भी दंपत्ति की आय 1,80,000 सालाने से ज्यादा होगी तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, भूपेंद्र जी से भी पूछना चाहता हूँ कि 1,80,000 अगर एक मजदूर आज 600 रुपए की दिहाड़ी लेता है डेली, तो उसकी भी 1,80,000 से ज्यादा सालाना आमदनी बन जाती है। तो क्या उस परिवार का दूसरा व्यक्ति पेंशन का हकदार नहीं रहेगा? एक पति और पत्नी जब 60 साल से ऊपर की उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो क्या पति अगर पेंशन ले रहा तो पत्नी को फिर उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, और ये स्पाउस का मामला है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी कि जो सम्मान बताएगी बेदार व्यक्ति है जिसको सम्मान के रूप में साहू देवीलाल जी ने ये लागू की थी पेंशन स्कीम,
आज उसको सम्मान भी सम्मान भत्ता न बनाए रखते एक विवश भत्ता बनाने की बात सरकार कर रही है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आज पूरे हरियाणा प्रदेश में इस सरकार की फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके सरकार की मांग किया। राज्यपाल महामहिम के नाम हमने इसका जो है ना मेमोरेंडम भेजने का काम किया है और हम मांग करते हैं कि वृद्ध अवस्था पेंशन जो है उससे आय का जो सत्ता लेकर के आएंगे, आय का फैक्ट लेकर है उसको उससे हटाने का काम करे। नहीं तो इंडियन नेशनल पार्टी चैनल को और ज्यादा बड़ा करने का कार्य करेगी। अब देखिए बोलना चाहती आज एक सामाजिक मुद्दा लेकर के इनेलो ने प्रदर्शन किया और पूरे हरियाणा प्रदेश में गेट बंद करवा दिए सरकार ने कि इनका ये मेमोरेंडम भी नहीं लेना। वो तो इनेलो पार्टी का जो वर्कर है, इतना मजबूत वर्कर है, उन्होंने जबरदस्ती डट करके मजबूर किया प्रशासन को कि हमारा आप ये मेमोरेंडम लेकर के राज्यपाल को भेजने का काम करेंगे। इसके बाद मोनिका जी आपने टाइम दिया है। हाँ, इसके बाद मैं भी देखिए आज मेरी भी सोनीपत में ड्यूटी थी, मैं वहाँ मेमोरेंडम दिलवा करके आया हूँ इसके समान भत्ता के विरोध में। वहाँ मैंने कांग्रेस का देखा, कांग्रेस की जो कुछ लोग थे वो भी आए हुए थे महंगाई के विरोध में अपना ज्ञापन देने के लिए। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने आगे प्रदर्शन किया, पहले मैं ये कहना चाहूँ ये अच्छा था कि प्रदर्शन करना चाहिए था। और नेहरा जी ने भी कहा कि बड़ी आते आते बड़ी देर कर दी हुजूर, ये बात देर नहीं कही, ना ही ये आए, आज भी नहीं आए हैं। देखिए आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर की इनकी आप क्लिक लेकर के देखिए, वहाँ 150 आदमी बामुश्किल यहाँ पहुंचे। राज्यपाल का जो आवास है वो घेरने का प्रयास किया, वहाँ कितने आदमी पहुंचे। ये आए जरूर, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, ये भूपेंद्र जी ने भी दोहराई है, अमित नेहरा ने भी दोहराई है, मैं भी दोहराता हूँ कि ये 8 साल लगा दिए, आज तक इन्होंने इतना इस तरीके से कोई प्रदर्शन किया। जब सोनिया जी से पूछताछ कर रही थी उस टाइम इन्होंने राजघाट के ऊपर इधर उधर प्रदर्शन करने का काम किया। आम जन में ये बात आई कि ईडी से बचने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम अपना ट्रेंड बदलते हैं आज इन्होंने महंगाई के मुद्दे के रूप में कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए ही ये प्रदर्शन किया है। इसमें जनता की कोई ज्यादा मुद्दा नहीं था, महंगाई बहाना था कि पार्टी आम लोगों में ये चर्चा न बने कि ये तो सिर्फ अपने नेताओं को बचाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि कांग्रेस वास्तव में इतना प्रदर्शन करती तो ये कभी नहीं होता कि जो 2014 में डीजल के ऊपर 3.40% की टैक्स हुआ करता, आज इन्होंने 820% बढ़ा करके 23-24 रुपए करने का काम कर दिया। इसी प्रकार से पेट्रोल के ऊपर 9-20 का हुआ करता था और आज उसको बढ़ा करके लगभग 258% बढ़ाने का काम किया। एक बड़ी नेशनल पार्टी, बड़ा विपक्ष नेशन का अगर ये इस तरह की जनता को जागरूक करने का काम करते, सरकार को नकेल डालने का काम करते, तो जनता को इतनी महंगाई के मार में मरना नहीं पड़ा। इस महंगाई के लिए जहां बीजेपी सरकार दोषी है, उतनी ही दोषी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर नकेल डालने का काम नहीं किया और इनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया। इस वजह से आज हमें इतनी महंगाई का झेलना पड़ रही थी महंगाई को। दूसरी बात अभी भूपेंद्र जी का जो जीएसटी काउंसिल ही फैसला करती है, वो जीएसटी काउंसिल कौन है? जीएसटी काउंसिल कौन है? ठीक है, एक दो प्रदेश से दूसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं, बाकी तो सरकार का ही। सीतारमण जी ने चंडीगढ़ में बैठ करके खाने की वस्तुओं पर टैक्स उठाने का काम किया। ये कौन सी पढ़ाई थी? गरीब को मारने का काम कर रहे हैं मोनिका जी। इनको शर्म नहीं आती टैक्स लगाते हुए? दूध के ऊपर टैक्स, खुला आटा देते हैं उसके ऊपर टैक्स। तो इससे और क्या गरीब की दुश्मन होगी सरकार? इन खाने पीने की वस्तुओं पर भी टैक्स लगाने का काम किया। हम इसकी बहुत निंदा करते। ठीक है भूपेंद्र जी, जवाब दीजिए, उसके बाद में बजरंग दास जी आपके पास भी आ रहे हैं, क्योंकि विजेंद्र जी ने आपके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। भूपेंद्र जी देखिए, जो हमारे आदरणीय साथी रेड्डी जी ने पेंशन की बात करती है जी, ये जब वृद्धावस्था पेंशन लागू हुई थी, माननीय चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन लागू की थी, उस समय भी इनकम का बैन था 50,000 रुपए की उन्होंने बात करी थी और वो बेसहारा पेंशन थी, समान पेंशन उस समय नहीं हुई थी, बेसहारा पेंशन के नाम से उसको लागू किया गया था और 50,000 रुपए की उसमें भी थी। और फिर जब कांग्रेस पार्टी आई उसने भी ये लिमिट रखी थी और आज जो 1,80,000 से हमने कुछ बढ़ा दी है लिमिट और 2.5 लाख रुपए तक जिसकी इनकम होगी उसकी पेंशन हम बनाने का काम करेंगे।
लेकिन ये तो हो नहीं सकता कोई आदमी 60,000 रुपए सरकारी पेंशन ले रहा है और वो 2,500 पेंशन ओल्ड एज की भी लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग पात्र हैं उनको सबको हम देंगे, किसी भी पात्र आदमी की पेंशन नहीं लगती। और जो लोग गलत तरीके से, जब कांग्रेस का राज था, खर्चे पड़ते चलती थी और गलत टाइप के लोग। कुछ कहना चाह रहे हैं विजेंद्र जी? सुनिए आऊंगी आपके पास सर, मैं आऊंगी, पहले बात पूरी होने दीजिए सर। बोलिए भूपेंद्र जी। एलिजिबल लोग, मैं ये कह रहा हूँ, जो पात्र लोग थे उनकी तो पेंशन नहीं बनती थी जी। 5, 10 और 15,000 रुपए दलालों को देने के लिए नहीं थे, और नहीं थे वो पैसे लेके अपनी पेंशन बनवा लेते थे। अभी जो सर्वे हुआ है उसमें 20,000 लोग ऐसे भी आए हैं जो पात्र थे, वो पेंशन की नहीं बनी थी, क्योंकि ना वो 10,000 और 15,000 रुपए दे पाए थे, ना उनकी पेंशन थी। हमारे माननीय सरकार ने हमने शुरू किया है, फैमिली आईडी बनवाई है। फैमिली आईडी में सभी लोग जो है उसको किसी के जाने की जरूरत नहीं होगी। जो 60 साल का हो जाएगा उसकी पेंशन अपने आप बटे घर आ जाएगी, ना दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना कहीं जाना पड़ेगा। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं भूपेंद्र जी, आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जिनको जरूरत है हम उनको मदद करेंगे, लेकिन जो कैपेबल है, जो लायक है, उनको नहीं दी जाएगी मदद। ठीक है, ठीक है। गरीब आदमियों के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। जो आखिरी लाइन में गरीब बैठा है उस तक हमारी सरकार पहुंचेगी। हमारे बनवा के आए, ठीक है, चक्कर काटने पड़ेंगे, ना कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम वचनबद्ध हैं। हम ये चाहते हैं कि जो अरे आखिरी लाइन में भी जो गरीबी की लाइन में आदमी बैठा है उसको जो सरकार से भी सुविधाएं और सभी काम हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के राज में आप हम सुनते थे कि भैया इनके तो इतनी जमीन है, इनके तो पेंशन बन गई, हमारी नहीं बनी। अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। अब मेरिट पे सारे काम होंगे और सारे के सारे लोग जो पात्र हैं उनकी पेंशन बन जाएगी, और जो गलत तरीके से पेंशन जिनकी बनी हुई है उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी जल्दी से जवाब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में बजरंग दास जी आपके पास आऊंगी, फिर अमित जी आपके पास भी आ रही हूँ। विजेंद्र जी बताइए क्या बोलना है। हाँ, देखिए ये वो निर्दयी सरकार है जो मारती है और रोने भी नहीं देती है। इन्होंने लगभग 5.25 लाख लोगों की पेंशन काट दी, बूढ़े लोगों की, वो बेचारे रोडों पर रोते फिर रहे हैं। हमने गांव में संपर्क किया, वो बेचारे इतने परेशान होकर हैं, बेटा अब हमें अपने बेटों की तरफ हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा सर क्या? अब हमारी कौन सुनेगा? और ये 5.25 लाखों की पेंशन, लोगों की पेंशन काटने के बाद भी बड़ी निर्दयता पूर्वक जो है कह रहे हैं कि हम सबको देंगे, सबको देंगे। दूसरी एक और भूपेंद्र जी को शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब चौधरी देवीलाल ने ये पेंशन बनाई, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, हम भी उस बात को हमने सुना है, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बुजुर्ग जो भी हो, चाहे उसके घर में कुछ भी हो, वो अगर लेना चाहता तो पेंशन सभी के लिए होगी। और जो बेसहारा व्यक्तियों की ये बात कर रहे हैं, ये सन 1966 में जब हरियाणा प्रदेश अलग हुआ था, लेकिन विजेंद्र जी की सरकार ने बनाई थी। विजेंद्र जी यहाँ पर भूपेंद्र जी का कहना है ना कि और जो कि सही भी है, अगर सरकार की तरफ से किसी को 60,000 पेंशन मिल रही है तो फिर 2,500 पेंशन उसको न देकर किसी ऐसी व्यक्ति को मदद दी जा रही है जो कि वाकई उसके लायक है, तो उसमें क्या बुराई है सर? बिल्कुल मोनिका जी, आपने भूपेंद्र जी ने आपको भी गुमराह करने का प्रयास किया है। सर देखिए, मुझे तो गुमराह नहीं कर सकता कोई, आप भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने पकड़ लिया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने पकड़ लिया भूपेंद्र जी को। जो व्यक्ति 60,000 पेंशन ले रहा है, 10,000 भी पेंशन ले रहा है गवर्नमेंट के सैलरी से, उसको ना पहले पेंशन मिलती थी, ना अब मिलती है, और उसको कभी भी नहीं मिली, ना देवीलाल के टाइम में मिली थी। उसको मिली थी 2-1 रुपया भी बतौर पेंशन या बतौर अदर सोर्सेज, वो गवर्नमेंट से कुछ नहीं ले रहा है, उसके लिए पेंशन बनाई गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूँ, इन्होंने ये कर दिया। पहले क्या था, परिवार की इनकम यदि 2 लाख से ज्यादा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसमें बेटा बेटी आगे सब आ गई। लेकिन जब अजय सिंह चौटाला ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में इसका विरोध किया, और यहाँ तक कहा था अजय सिंह जी को, मैं आपको याद होगा कि मैं सभी बुजुर्गों को लेकर के चंडीगढ़ को घेरने का काम करूंगा, ये आपने इस फैसले को वापस ले लो। फिर इन्होंने क्या किया, दंपति का बना दिया। एक
लेकिन इन्होंने दंपत्ति का किया। थोड़ा जल्दी यदि कपल की दोनों की मिलाकर के 1,80,000 से ज्यादा है तो उसकी पेंशन कटेगी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैंने पहले भी कहा है स्पाउस डे से यदि एक पेंशन ले रहा है और दूसरे को आप काट रहे हैं तो वृद्धों का सम्मान कहाँ रह गया? आप मुझे ये बताइए, वृद्धों का सम्मान कहाँ रह गया? वो वृद्ध है, मैं पेंशन ले रहा हूँ, मेरी पत्नी बेरोजगार है, तो उसका सम्मान क्या? उसको तो मेरे सामने हाथ फैलाने पड़ेगा, उसको सम्मान पड़ेगा। तो सरकार ने बूढ़ों का सम्मान खोने का काम किया कि नहीं किया? इस बात का जवाब भूपेंद्र जी से ले लीजिए। ये खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मैं भूपेंद्र जी से जवाब लूंगी। ठीक है, मैं भूपेंद्र जी से जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले बजरंग दास जी आपके पास मैं आऊंगी। बजरंग दास जी, मेरे साथी भूपेंद्र जी ने कहा, आपके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कि ईडी से बचने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है पॉलिटिक्स में, लेकिन आपकी टाइमिंग जो है प्रदर्शन करने की महंगाई के खिलाफ वो तब रही जब आपके नेताओं के खिलाफ ईडी जो है वो जांच कर रही थी, जनता को गुमराह करने के लिए कि हम अपने आला कमान के लिए ही नहीं जनता के लिए भी सड़कों पर उतरे हैं। ये कहना है विजेंद्र जी का। मोनिका जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं का जवाब दूंगा। जहां तक भूपेंद्र जी ने कहा कि आखिरी व्यक्ति तक हम सहायता पहुंचा रहे हैं गरीब व्यक्ति के लिए, मैं भूपेंद्र जी को याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार कांग्रेस राज के अंदर हमने 3 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं देने की योजना लागू की थी डिपो के राशन डिपो के माध्यम से। 20 रुपए किलो दाल दिया करते। यहाँ तक कि गरीब व्यक्ति को 100 गज के मुफ्त प्लाट, लाखों प्लाट लोगों को दिए, 3 लाख से ज्यादा प्लाट लोगों को दिए। इतना ही नहीं, हर एक गरीब व्यक्तियों को पीने के पानी के लिए पाइपलाइन घरों तक पहुंचाई, टूटियां फ्री, पाइपलाइन फ्री, और पीने की टंकी 200 लीटर की पानी की टंकी भी उसके घर के अंदर लगा के देते थे। ये जितनी योजना हमने लागू की, सारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने आते ही बंद कर दिया, वो ये सारी योजना खत्म कर दी। ये तो इनका असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। और दूसरी बात, इन्होंने, मेरे साथी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो तो आज सड़कों पे दिखी है, पहले तो सड़कें भी दिखी नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, विजेंद्र मेरा भाई है, मेरे साथी है, और लगातार हम कई सालों डिबेट में बैठते हैं, मगर इनको अपना चश्मा उतार के देखना चाहिए। जहां वीरेंद्र भाई ने तो आज इन्होंने आज पहली बार प्रदर्शन किया, खाली हरियाणा में किया, हम पूरे देश के अंदर एक बार नहीं सैकड़ों बार। मैंने बताया हर एक मुद्दा ऐसा बता दे जिसके ऊपर हमने प्रदर्शन धरने ना की हो, चाहे रसोई गैस हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे महंगाई की बात हो। जब 5% जीएसटी लगाया था, ये दूध के ऊपर, लस्सी के ऊपर, मक्खन के ऊपर, पहले कभी हिरासत में नहीं लिए गए ना, महंगाई को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर। मैं यही बताना चाहता हूँ मोनिका जी, हिरासत में तो हर बार लेती है। इस सरकार का एक काम है, सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा, सड़कों पे प्रदर्शन करेगा, तो पुलिस को हिदायत है, पकड़ो और गाड़ी में बिठाओ और भाई जेल थाने में ले जाओ, पुलिस लाइन में ले जाओ, इनको अच्छी तरीका रात तक बिठाए रखो, फिर जवान पे छोड़ो। नहीं तो आपको मना किया जा रहा है, अगर आपको मना किया जाएगा कि भाई यहाँ पर प्रदर्शन मत करो, एक जगह होती है ना सर। एक मिनट, आपने सवाल कर लिया, 1 मिनट में आपसे लेना चाहूंगा। आज किस प्रकार इन्होंने जो कानून व्यवस्था की झजिया उड़ाई है दिल्ली के अंदर, देखा किस प्रकार आपने क्या था, अपने जो राहुल गांधी जी थे और अपने या हमारी जो बहन जी थी, जो प्रियंका बडेरा जी थी, किस प्रकार इन्होंने बदतमीजी की है। प्रियंका बडेरा को खींच कर, घसीट कर, पुलिस ने पकड़कर गाड़ी में पकड़ भेजा है। किस प्रकार कहते हैं भाई बेटी बचाओ, तो तस्वीर देखी नहीं, खींच कर, पकड़ कर, घसीट कर। मोनिका जी, जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, वही बेटियों का अपमान कर रही है। आपकी टीवी चैनल ने खूब दिखाया, बार बार दिखा रहा था किस प्रकार प्रियंका गांधी को बार बार बढ़िया खींच कर पुलिस वाले जाती कर रहे थे, तो खींच कर, घसीट कर, आप शब्द भी तो देखिए ना, बैठने के। हाँ जी, खींच कर, घसीट कर, मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी जहां पर घसीटा जा रहा हो प्रियंका जी को। मैं आपको भी दिखा दूं, आपको मैं वीडियो, आपने वो तस्वीरें देखी जब थूका जा रहा था पुलिस के ऊपर, आपने वो तस्वीरें देखी?
पुलिस दोबारा खींचकर उसको गाड़ी में डाला गया है। देखिए जहां उत्पात होगा तो वहां पर तो हिरासत में, और ये तो रहता ही है सर। देखिए अगर प्रदर्शन किया जाता है तो हिरासत में लिया जाता है ना, उसके बाद छोड़ दिया जाता है नेताओं को, इसमें क्या बड़ी मोनिका जी, ये ऐसा देश के अंदर कभी नहीं हुआ। अच्छा। इतनी बड़ी महिलाओं को जमीन से खींच के ले जाते हो, जबरदस्ती गाड़ी के अंदर, दो तो पुलिस वाले हाथ पकड़ के अंदर खींचते हैं, दो बीच में पकड़ते हैं, तो टांग खींचकर गाड़ी के अंदर जिस तरह वो डालते हैं बोरी अनाज की, इस तरह डाला गया है। वो कितना धक्का मुक्की हुई है, सारा देश देख रहा था, सारे चैनल ने दिखाया है। ये कोई मैं अकेला नहीं बोला, हर चैनल पर, हर यूट्यूब के पर वो बार बार वीडियो चल रही थी कि किस प्रकार इन्होंने पुलिस ने जाती की है। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये तो जनता की आवाज दबाना चाहते हैं। कोई महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता की हित की कोई बात करेगा अगली बार आप ऐसे कुछ बोलेंगे ना घसीट कर, तो एक वीडियो भी साथ में लेके आइएगा सर। ये भी दिखाऊंगा आपको, साथ क्या दिखाऊंगा, ये भी आपको चैनल 2 मिनट में वो वीडियो घसीटती हुई दिखाऊंगा आपको। आप खुद देखोगे भी, हाँ उनको किस प्रकार घसीट रहे हैं, घसीट रहे के साथ साथ गाड़ी में बैरिकेडिंग अगर तोड़ी जाएगी तब तो हिरासत में देखिए नेताओं को लिया जाएगा, उनकी पूजा तो की नहीं जाएगी। आपको अगर एक जगह पर प्रदर्शन करने के लिए मना किया गया, वहां पर अगर आप करेंगे। जी आज कोई पहली बार हिरासत में लिया क्या? इन्होंने 8 साल में काम ही क्या किया है? 8 साल में झूठे मुकदमे बनाए हैं, 8 साल में थाने में ले गए हैं, 8 साल में जेलों में ठोका है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं कहता हूँ जो सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, किस प्रकार इन्होंने आज किया। और यूपी के अंदर क्या किया था? यूपी के अंदर प्रियंका पटेल ने क्या किया, सारे देश ने देखा था। पर आपका चैनल और आप इस बात को ही नहीं मानती कि मैंने देखा ही नहीं, तो मैं कह नहीं सकता। पूरा यूट्यूब, पूरा चैनल, नेशनल चैनल दिखा रहा है। आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी को घसीटा गया है, टांग पकड़कर खींचा गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज की ऐसी कोई तस्वीर आपने देखी है क्या जहां पर उनको बिल्कुल जा रहा है? देखी है मेरे पास यूट्यूब कहीं पे, जो जिसमें आपसे डिबेट पे मोबाइल लगा हुआ है, उस मोबाइल के अंदर बकायदा वीडियो है। मैं आपके पास भी व्हाट्सएप करूंगा। अच्छा, और मेरे सीनियर साथी भूपेंद्र के पास भी, अब भूपेंद्र की बात तस्वीर आपने देखी जहां पर पुलिस वालों पर थूका जा रहा है, देखा? पुलिस वाले देखो मोनिका, पुलिस वाले जो महिला पुलिस थी वो खींच कर लेके जा रही थी, हाथ और टांग पकड़ के, और यहाँ तक कि गाड़ी के अंदर भी जैसे अनाज की बोरी खींचते हैं ना, उस प्रकार हाथ और पैर पकड़कर गाड़ी में डाला गया। डालने के बाद भी उन्होंने हाथापाई की है। ये बकायदा सारा यूट्यूब के अंदर पूरा सीन आया हुआ है। एक चैनल ने ये बार बार दिखा भी रहा था, एक चैनल के अंदर, शायद आज तक चैनल को मैं जानती हूँ, लेकिन वो तस्वीरें आज की तस्वीरें नहीं है ना बजरंग दास जी, वो तस्वीरें आज की तस्वीरें नहीं है ना। आज की, जब आज की बोल रहा हूँ, आज के प्रदर्शन की बता रहा हूँ। काले कपड़े के अंदर, काले सूट के अंदर प्रियंका जी थी, राहुल जी भी था मौके के ऊपर, वहाँ राहुल जी पीछे खड़े थे काली कमीज में, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। उनको बस में बिठा के ले गए सारे सीनियर नेताओं को, सारे मैदान खाली करने के बाद पुलिस वालों पर थूका जा रहा है, वो सही है? उनका कॉलर पकड़ा जा रहा है, वो सही है फिर ना? किसका कॉलर? पुलिस वालों का कॉलर पकड़ा जा रहा है, उन पर थूका जा रहा है, वो सही है? कोई कॉलर नहीं पकड़ा, कोई आप दिखा दो। जब पुलिस वाले थे हाथापाई कर रहे थे, वीडियो नहीं ना, वैसे अभी मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है सर। पुरानी बात कर रहे हो, जब पुलिस वाले की आपने बात की, जब पुलिस वाले जो कल की बात आप कर रहे हो, जिस टाइम धक्का मुक्की हुई, उस टाइम जिस टाइम धक्का मुक्की में एक हमारे नेता का हाथ लग गया था, उसका कोई कॉलर नहीं पकड़ा, पुलिस वाले खुद मानना था। अच्छा। हाँ भाई धक्का मुक्की के अंदर अगर कॉलर पकड़ा होता तो पुलिस वाले पर्चा दर्ज क्यों नहीं करा? मेरा कॉलर पकड़ा, हाथ लग गया था। सही बोल रहे हैं आप, हाथ लग गया होगा, और तभी मीडिया वालों ने तस्वीर खींच ली होगी कि कॉलर पकड़ा है। सही बोल रहे हैं सर आप। कमाल की धक्का मुक्की हो गई। हाँ मैं समझ रही हूँ, ठीक है। तो गिरता है बुजुर्ग आदमी, अपने बचाव के लिए किसी का हाथ तो लगाएगा। बचाव के लिए पुलिस वालों को कॉलर ही तो पकड़ा जाता है ना सर, कपड़े का हाथ लग जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ हमारे भाई तो पुलिस वाले कौन है भाई? ये आप ये नहीं देख रहे किस बदतमीजी से आज उन्होंने मतलब घिनौनी हरकत की है, सारा देश देख रहा है। हिंसा गलत है, हिंसा गलत है, किसी के भी साथ की जाए वो गलत है, लेकिन अगर आपको मना किया जाएगा कहीं पर बैठने के लिए, जबरदस्ती अगर कोई बैठेगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी ना फिर।
खैर क्योंकि समय का अभाव है, बजरंग दास जी आपके पास भी आऊंगी। हाँ ठीक है, देखिए मैं बता दूं, ये ऊपर से आदेश होते हैं। हाँ। जितनी जाति कर सके उतनी जाति करो, विपक्ष के साथ जाति करो। हाँ। उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको घसीटो, इनको कहीं अगर कोई राष्ट्रपति भवन जाता है आज बताइए, आज कांग्रेस पार्टी के जो हमारे हरियाणा के नेता राज्यपाल भवन में ठीक है, मैं आ रही हूँ, फाइनल कमेंट लेने के लिए आऊंगी आपके पास। वो क्यों गिरफ्तार किया उनको? अरे सबको गिरफ्तार इसलिए क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार किया, उदय भान जी को गिरफ्तार किया, सैकड़ों साथियों को जो सबको हिरासत में लिया गया। मैं बोल तो रही हूँ सर, सबको हिरासत में लिया गया है, बहुत बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है आज। ठीक है सर, ठीक है, आज बहुत बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। मैं खुद भी ये चीज मान रही हूँ, मैं तो कह नहीं रही कि नहीं हिरासत में नहीं लिया, तस्वीरें देखी है, वीडियो है, सब है। ठीक है अमित नारायण जी, एक बात पूछो सर, देखिए समय का अभाव है ना, आप भी नहीं बोलते रहेंगे। बजरंग दास जी एक सेकंड, थे, ठीक है, कोई हरकत नहीं की, ठीक है, राज्यपाल भवन जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए। बजरंग दास जी मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगी। आपने वीडियो पूछी थी, वीडियो देख लो आप। हाँ। आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप वीडियो चेक कर लो, आपके सामने वीडियो। चलिए ठीक है, जो आप करें सीटा नहीं, हालांकि वो क्लियर। ठीक है सर, ठीक है, चलिए दिखा रहा हूँ आपको। अमित नारायण जी, यूट्यूब सर आप सबका समय खा लेते हैं बजरंग दास जी, आपको चुप कराने के चक्कर में कोई नहीं बोल पाता है। आपने पूछा भी यूट्यूब पर आपको वीडियो आई है तो मैं वीडियो दिखाऊं आपको। ठीक है, हो गया, ठीक है सर, ठीक है। अमित नारायण जी फाइनल कमेंट आपका सर, क्या लगता है आपको, क्या आम आदमी पिस रहा है क्या विपक्ष और पक्ष के चक्कर में? अमित नारायण जी, लगता तो यही है आज की डिबेट में जो। हाँ बिल्कुल, देखिए मोनिका, बिल्कुल यही लग रहा है जो हमने आज की डिबेट में निचोड़ निकाला। भाई देखिए, सत्ता पक्ष का आरोप ये है कि कांग्रेस ने ईडी की जांच को प्रभावित करने के लिए या संभावित गिरफ्तारी को से बचने के लिए ये प्रदर्शन किया। एक मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं उनकी बात, भाई ठीक है, भाई आप उनका प्रेशर मत मानो, भाई विधि सम्मत काम करे, जो भी जांच एजेंसियां हैं जो कानून अपने कार्रवाई करे, लेकिन जो उनका प्रदर्शन है वो तो छोटा नहीं हो जाता उससे। ठीक है भाई, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने किया है, जिस सब्जेक्ट को लेके किया है, आप उसको तो मानो। ठीक है भाई, वो एक अलग चीज है, आप इनको मिक्स मत कीजिए। आप ये तो मान रहे हैं ना कि महंगाई है, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी एक दूसरा छोटा सा मुद्दा आया था बुढ़ापा पेंशन का, तो उसके बाद ये है कि बहुत से पात्र लोगों की पेंशन नहीं बनी, ये सत्ता पक्ष भी मान रहे हैं, और अनेक जो अपात्र व्यक्ति थे उनकी बहुत। जी माफ कीजिएगा अमित नेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भूपेंद्र जी आपका भी, बजरंग दास जी आपका भी, विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस डिबेट शो में जुड़े। तो महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल आपने देखा, अब देखना होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। हालांकि सरकार का कहना है कि क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करके ढोंग कर रही है, ईडी से बचने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं विपक्ष का ये कहना है, इनेलो का ये कहना है कि सरकार की नीतियां सही नहीं है कहीं ना कहीं। चलिए फिलहाल मसला में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।